नमस्कार प्यारे साथियों, देशवासियों, जय सरदार, जय संविधान, जय भीम। मैं आप सबका प्यारा दोस्त डॉक्टर आर.एस. पटेल। आप देख रहे हैं बुलेटिन 8 PM में सरकार से तीखा सवाल। अपने तमाम महापुरुषों को पहले नमन करता हूं। सरकार से तीखा सवाल, और सवाल के साथ आज मोदी जी ने किया है मन की बात। मन की बात मोदी जी ने किया है, उस पर भी बड़ा सवाल है आज। बुलेटिन 8 PM पर सरकार से तीखे सवाल में लाइव पर हाजिर हुए देश भर के क्रांतिकारी साथियों, प्यारे मित्रों, दोस्तों से अनुरोध है कि अपना कमेंट जरूर लिख भेजिए। सबसे पहला सवाल आज, मोदी जी मन की बात करते हो, अपने मन की बात, कभी देश के मन की भी बात तो समझ लिया करो। सबसे पहला सवाल है। पिछली बार जो मन की बात में मोदी जी आप आए थे, तब आपने देश से माफी मांगा था। आपको याद है? आपने माफी मांगा था मोदी जी। आपने कहा था कि अचानक लॉकडाउन करने से मुझसे गलती हो गई है, बिना तैयारी का लॉकडाउन हुआ, मुझसे गलती हो गई है। लेकिन मोदी जी, सरकार बनाने में, सरकार तोड़कर अपनी सरकार बनाने में, विधायकों को खरीदने में आपसे तो गलती नहीं होती। आपके पार्टी के लोग जहर बो करके दिल्ली में दंगा करवाते हैं, तब तो आपने नहीं कहा कि गलती हो गई। मोदी जी, देश को कब तक बेवकूफ बनाओगे आप? देश के प्रधानमंत्री हैं आप, और बात आपकी गैर जिम्मेदारों जैसी होती है। आज मन की बात में हम लोगों को भरोसा था कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, ओह गलती हो गई, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री आज मन के बात में देश के लिए कुछ पिटारा खोलेंगे, देश के लिए कुछ नया लेके आएंगे। देश चारों ओर से गंभीर समस्या में है। हम लोगों को भरोसा था कि देश के जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो 25 से 30% जिनकी आबादी है, जो देश और प्रदेश के कोने कोने में फंसे हैं, जिन लोगों की रोजी रोजगार चौपट हो गई है, उनके लिए मोदी जी आज कुछ बोलेंगे आप, उनके लिए कुछ घोषणा करेंगे आप। हम लोगों को भरोसा था कि आप इस देश के सुरक्षा कर्मियों के लिए कुछ घोषणा करेंगे आप। हम लोगों को भरोसा था कि डॉक्टरों के लिए कुछ विशेष पैकेज की घोषणा करेंगे आप। हमें भरोसा था कि देश के किसानों के लिए आप कोई घोषणा करेंगे। लेकिन मोदी जी, हम भूल गए, हमने आपसे गलती से भरोसा कर लिया। मोदी जी, हम तो भूल गए, हमने आपको गलती से PM मान लिया। मोदी जी, हम तो भूल गए, हमने आपको नहीं समझा कि आप भारतीय जनता पार्टी के मात्र प्रचार मंत्री जैसा काम करते हैं। हमने आपके मन के बात को सुना है मोदी जी। आपने कहा देश के किसान कोरोना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। किसान
देश के लड़ाई में ऋण है। आपने कहा कि भारत के किसानों के नाते हमें आपको रोटी मिल रही है। तो मोदी जी सवाल है आपसे और आपके अंधभक्त चाटुकारों से भी सवाल है। सवाल है, क्या आपने देश के किसानों के लिए कोई घोषणा किया? क्या ऐसी दुर्दिन व्यवस्था में भी आपने किसानों के लिए कोई आसरा पैदा किया? मोदी जी सवाल है आपसे, सवाल है मोदी जी। देश के किसान, देश के नौजवान और डॉक्टर, पुलिस, किसान और डॉक्टर कोरोना से लड़ रहे हैं। यह बात आपने कहा है, तो सवाल है आपसे कि बताइए किसानों के लिए आपने कौन सा पैकेज घोषणा किया? क्या आपने किसानों के कृषि को कृषि उद्योग का दर्जा दिया? क्या किसानों को कोई अलग से पैकेज घोषणा किया? क्या नहीं किया मोदी जी। आप देश का केवल भाषणों से पेट भरते हो मोदी जी, और आपके अंधभक्त जो है ना, वो आपके भाषणों के सहारे लोगों में गुमराहपन डालते हैं मोदी जी। लेकिन ध्यान रखना मोदी जी, देश आपसे सवाल करता है और सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। हम हर रोज बुलेटिन 8 PM पर आपसे तीखा सवाल करने आते हैं, लेकिन आपका जवाब कभी नहीं आता मोदी जी। दूसरा सवाल है, देश के डॉक्टर्स अपने जीवन को कुर्बान करके कोरोना से लड़ रहे हैं, तो क्या डॉक्टरों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा किया? क्या आपने नहीं किया। मन की बात करते हैं आप। मोदी जी मैं सवाल करता हूं, देश के पुलिस और देश के जवान इस देश की रीढ़ है, क्या आपने उनके लिए कोई घोषणा किया? क्या नहीं किया आपने। आप केवल मन की बात करते हो मोदी जी, और गोल गोल लड्डू खिलाते हो मोदी जी। अरे मोदी जी, आप तो इस देश के सरकारी कर्मचारियों के दुश्मन हो, दुश्मन। मैं पूछता हूं, पूछता है ये देश, पूछती है ये जनता, मैं पूछता हूं, सवाल है, आप पैकेज देने के बजाय मोदी जी आपने एक काम किया है। जानते हैं क्या किया मोदी जी? आपने देश के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रोक दिया आपने, और अभी से 2021 तक आपने रोक दिया। आपने देश के सरकारी कर्मचारियों के साथ धोखा किया है मोदी जी। आपने देश के मिलिट्री जवानों का, सैनिकों के साथ धोखा किया है। आप धोखेबाज हो मोदी जी। सवाल है आपसे। और लाइव पर हाजिर हुए सैकड़ों क्रांतिकारी साथियों का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं आपका। आप सबसे बस इतना गुजारिश है कि आप लाइव को शेयर करें, ताकि देश की ये आवाज मोदी जी के कानों तक पहुंचे, मोदी जी के गुर्गों के कानों तक पहुंचे, और आपकी आवाज बुलंद हो सके। इसलिए सवाल है मोदी जी। 3-4 सवाल है, पूछता हूं, जवाब दीजिए। भारत सरकार के एजेंडे में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग होना चाहिए था कोरोना के मामले पर। आज हमें भरोसा था कि आप कुछ और घोषणा करेंगे और शायद घर घर टेस्ट करवाने के बाद कोई एम्बुलेंस जारी करेंगे। लेकिन मोदी जी आपने तो भाषणों से पेट भर दिया।
ऐसा कुछ नहीं किया आपने। हमें भरोसा था कि देश के प्राइवेट सेंटरों में देश की जनता के लिए सरकारी संस्थानों सहित प्राइवेट सेंटरों में भी आप कोरोना जांच का पिटारा खोलेंगे, लेकिन मन की बात में आपने देश को बेवकूफ बनाया है मोदी जी। अगला सवाल है, सबसे बड़ा सवाल, दुनिया अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देती है मोदी जी, लेकिन आप देश के लोगों का जेब काटते हैं मोदी जी, आप जेब कतरा है मोदी जी। देश के कोने कोने, दुनिया के कोने कोने में लोग अपने लोगों के लिए सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन आप तो सिर्फ अपने बीजेपी के लोगों के लिए काम करते रहे हैं मोदी जी। इसलिए सवाल है, आज हमें भरोसा था कि देश के युवाओं, मजदूरों, किसानों, डॉक्टरों और जवानों के लिए कोई बेहतर विकल्प देंगे आप, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, बल्कि आपने मूर्ख बनाया है मोदी जी, मूर्ख। मैं सवाल करता हूं मेरे नौजवान साथियों, लाइव पर हाजिर हुए सैकड़ों दोस्तों, बुलेटिन 8 PM पर तीखा सवाल करने के लिए आप सबके समक्ष रोज रोज आ रहा हूं, और सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही है कि हमारे नौजवान जो घरों में लॉकडाउन पे बैठे हैं, ज्यादा से ज्यादा 8 बजे अपने मोबाइल को खोलें और मैसेज को फॉरवर्ड करें। हम एक लोगों को अपने अनेक लोगों को जोड़कर अपने ताकत को मजबूत करें और सरकार से सवाल करना सीखें। इसलिए बुलेटिन 8 PM पर सरकार से तीखा सवाल करने के लिए हाजिर होता रहता हूं प्यारे साथियों। अगला सवाल है, मोदी जी क्या आपने किट बढ़ाने की व्यवस्था किया? नहीं किया। क्या आपने वेंटिलेटर बढ़ाने की व्यवस्था किया? नहीं किया। मैं दावे के साथ कहता हूं देशवासियों, ये हमें मारना चाहते हैं। आने वाले समय में मई जून में जो उसमें मोदी जी केवल अपने आंसू बहाएंगे और आंसू बहा के देश के साथ भावनात्मक खेल खेलेंगे, और फिर मोदी जी के रोने पर यह देश कहेगा कि बेचारा मोदी क्या करता। मोदी जी इमोशनल अत्याचार कोई आपसे सीखे। आप इमोशनल अत्याचारी हो, आप देश में बर्बादी के कारण हो। शायद आप सबको पता नहीं है, मैं बता दूं, लॉकडाउन होने के बाद देश के कोने कोने से, देश के तमाम जगहों पर मजदूरों ने जब पलायन कर दिया, तो आपको बता दें मित्रों, दिल्ली से, मुंबई से, बेंगलोर से, भोपाल से, देश के कोने कोने से लोग निकले घरों के लिए। बिहार जाने वाले लोग रास्ते में बहुतों लोगों ने, मजदूरों ने दम तोड़ दिया। कई मजदूरों की मौत हो गई है, लेकिन इन सरकारों बेशर्मों को पता नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ इस देश में इमोशनल अत्याचार करते रह जाएंगे और हमें आपको बेवकूफ बनाते रह गए। अगला सवाल है, अभी अंधभक्तों के पापा अंधभक्तों के पापा यानी अंधभक्तों के दादा मोहन भागवत, वही मोहन भागवत हैं, वही RSS है जिसने आज तक कुछ सालों पहले RSS के कार्यालयों पर भारतीय तिरंगा नहीं फहराया जाता था।
आजादी के पहले आरएसएस अंग्रेजों की गुलामी करता था, वही आरएसएस देश की आजादी के लिए भारतीय आजादी का दुश्मन हुआ करता था। उसी के मुखिया मोहन भागवत ने आज बयान दिया है। जानते हैं क्या दिया उन्होंने? उन्होंने कहा कि पाल घर मामले में पुलिस और सरकार क्या कर रही है, क्या कर रही थी, पूरा और पूरा दोष केवल और केवल पुलिस और सरकार की है। तो मोहन भागवत जी भक्तों के दादा, अंधभक्तों के पापा, आपसे सवाल है, मुझे जवाब दो। पहला सवाल कि सोशल मीडिया पर बीजेपी के आईटी सेल के लोगों ने लगातार एक र्यूमर फैलाया था, एक अफवाह फैलाया था कि देश में पाकिस्तान से मुल्ले आए हैं, पाकिस्तान से मुसलमान आए हैं और साधु का भेष बन करके देश के कोने कोने में जा रहे हैं और गांवों में जा रहे हैं। ये बच्चा चोर है, इनसे सतर्क रहना। आईटी सेल के लोगों ने देश के कोने कोने में बहुत तेजी से वायरल किया था। जब संतों और बाबाओं के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग भागवत तुम्हारे चाटुकारों, दलालों और भाजपा के आईटी सेल के इन गद्दारों ने देश में जो जाहिलता पैदा किया ना, इसी का परिणाम है। इस देश में इन लोगों ने सोशल मीडिया पर जो अफवाहें फैलाया, उसी के कारण बाबाओं की मौत हुई। आपने कभी बीजेपी के आईटी सेल जो देश में गंदगी फैलाता है, जो इस देश में पूरे भारत में अफवाह फैलाता है, उसके खिलाफ कभी जवाब नहीं दिए मोहन भागवत जी, नहीं दिया आपने। दोगे कैसे? इस देश के दलाल हो आप लोग। इसलिए सवाल है, अगली सवाल बहुत मजबूत है। मैं मित्रों तो चाहता हूं कि लाइव को खूब शेयर करिए ताकि इनके कान में दर्द हो, इनके पेट में मरोड़ हो और इनको इस बात का एहसास हो कि देश की जनता जाग गई है और इन आर्यों को भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। ये आवाज उठाना पड़ेगा हमें, आपको। इसलिए मैं सवाल करता हूं, मोहन भागवत जी, आप उस समय कहां थे? किस बिल में घुसे थे? किस बिल में सोए थे? आज आपको कोरोना के दौर में निश्चित रूप से आपकी आवाज निकली है। संतों के मौत पर, बाबाओं के मौत पर पुलिस और सरकार को आपने जिम्मेदार ठहराया है। मैं मानता हूं कि पुलिस की गलती है, लेकिन आपसे सवाल करता हूं, जब दिल्ली में एक संघी लड़का ने पुलिस के संरक्षण में, पुलिस के सामने जब गोलियां चलाया था, दिल्ली पुलिस के संरक्षण में जब गोलियां चलाया था, मैं पूछता है देश का ओबीसी, पूछता है देश का दलित, पूछता है देश का मूल निवासी, ऐ मोहन भागवत, विदेश से आए हुए आर्यों, मैं तुमसे पूछता हूं, दिल्ली में जब तुम्हारा कुत्ता जब गोली चलाया था, तब किस बिल में सोए थे मोहन भागवत? उस समय बयान क्यों नहीं आया? दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन, क्यों नहीं सवाल पूछे गृह मंत्री से? क्यों नहीं सवाल पूछा दिल्ली प्रशासन से?
क्यों नहीं सवाल किया तुमने मोदी से? क्यों नहीं किया मोहन भागवत? क्यों नहीं किया? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि तुम देश के दलाल हो। नहीं करोगे आप, क्योंकि देश में सच्चाई आपको न सुनने आता है, न देश में सच्चाई कहने आता है आपको। इसलिए सच को सच कहने के लिए बुलेटिन 1 PM पर सरकार से तीखा सवाल हर रोज हम लाइव आते हैं और भक्तों की पैंट गीली हो जाती है। लाइव आता हूं तो भक्तों को पेशाब होने लगता है, इसलिए सवाल करता हूं। सवाल है, असल में मोहन भागवत जी साधुओं की हत्या हुई, लिंचिंग हुआ, मुझे भी दर्द यहां है, नहीं होना चाहिए। लेकिन पहलू खान की हत्या हुई थी, लिंचिंग हुई थी, तब कहां सो रहे थे क्या? ऊंजा में जब दलितों के साथ लिंचिंग हुआ तब भांग खा के सोए थे क्या? सुबोध कुमार सिंह की बुलंदशहर में लिंचिंग हुई, बजरंग दल का पदाधिकारी, संघ का पदाधिकारी मुख्य आरोपी था, तब भांग खाए थे क्या? सोए थे क्या? आवाज नहीं निकली थी क्या? मुंह में लकवा मार दिया था क्या? संघियों, नहीं बोलोगे। न तो सच कहने आता है तुम लोगों को, न तो सच सुनने की औकात है। इसलिए मैं कहता हूं, कोरोना खत्म होने तो दीजिए। संघ और भाजपा की ऐसी की तैसी होगी। कोरोना का दौर है, इसलिए आपसे सवाल सड़कों पे नहीं हो पा रहा है। प्यारे भाइयों और देशवासियों, इनसे सवाल करना सीखो। और मैं क्लियर बताता हूं, जो समाज सवाल करना नहीं सीखा वो समाज गुलाम कहा जाता है। इसलिए मैं सवाल करने की बात कहता हूं। ऐ मेरे देश के वीरों प्यारों, अहिर गड़रिया कुर्मी कोयरी धोबी पाती तेली तमुड़ी राजभर चमार धरकार बिंद पाती और अल्पसंख्यक समाज के लोगों, सवाल करो, सवाल करना सीखो और इन संघियों को इनके भाषा में जवाब देना सीखो। इनका इलाज हमारे आप जैसे ही लोग कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सबको सैल्यूट करता हूं कि लाइव पर सैकड़ों क्रांतिकारी साथी हाजिर हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि लाइव को शेयर करिए, आज पहुंचाइए हजारों में, और शेयर करके इस संघियों को, इन संघियों के गाल पर तमाचा मारिए। प्यारे साथियों, सवाल है इनसे, सवाल है, लेकिन ये एक भी जवाब देने की औकात मोहन भागवत और उनके बच्चों को, उनके भक्तों को नहीं है। एक भी सवाल का जवाब सीधे से नहीं दे सकते भक्तों। दावे के साथ कहता हूं, और दावे के साथ कहता हूं कि यदि तुम्हारे में औकात है तो डिबेट कर लो आमने सामने, चाहे संविधान के मुद्दे पर, चाहे हिंदुत्व के मुद्दे पर, चाहे आरक्षण के मुद्दे पर, चाहे समता के मुद्दे पर, चाहे किसानों के मुद्दे पर। जवाब नहीं दे पाओगे, पेशाब हो जाएगी तुम लोगों को। इसलिए फेसबुक लाइव के माध्यम से बुलेटिन 8 PM में सरकार से तीखा सवाल रोज करने आता हूं, और मैं अपने भाइयों से
अनुरोध करता हूं कि लाइव पर हाजिर हुए सैकड़ों क्रांतिकारियों, ताकत को मजबूत करिए, ताकत को मजबूत करिए और संघियों को उनके भाषा में जवाब देना पड़ेगा। प्यारे साथियों, अगला विषय है, हां तो मोहन भागवत से सवाल है कि मोहन भागवत दिल्ली में चुनाव के बाद जिस तरह की आगजनी कपिल मिश्रा के बयान के बाद हुआ, जिस तरह से कपिल मिश्रा ने, जिस तरीके से कपिल मिश्रा ने दिल्ली में आग भड़काया, सांप्रदायिक दंगा करवाया, तो कपिल मिश्रा और दिल्ली पुलिस, गृह मंत्री को आपने सवाल किया क्या? नहीं किया। कैसे करोगे? सांप्रदायिक दंगा भड़काने वाले, जहर देश में बोने वाले असली जड़ तो आप ही हो। इन जड़ को, इस जहर फैलाने वालों के पापा तो आप ही हो। इसलिए सवाल है मोहन भागवत जी, मामले पर देश ने सवाल पूछना शुरू किया गया, नहीं तो बखिया उधेड़ दी जाती, आरएसएस की और आपकी बखिया उधेड़ दी जाती। भागवत आपके सरकार की, आपके चेले और चपाटों की बखिया उधेड़ दी जाती, पेशाब होने लगता तुम्हारे चेलों को। लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा। सवाल करने आए हैं हम लोग, जवाब लेके रहूंगा। आज दो, कल दो, परसों दो, जवाब तो देना पड़ेगा। इसलिए सवाल करता हूं। अगला सवाल है, देश के प्यारे साथियों, फिर ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट ने किया कुठाराघात। आप सबको यह विशेष जानकारी देने के लिए इन लोगों से लड़ते हुए, इन लोगों का जवाब देते हुए हमें आपको अपने अधिकारों की भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमारी लड़ाई अधिकारों की लड़ाई है। इसलिए हमें इस देश के मूल निवासियों को अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। चूंकि एक सर्वे आया है, लाइव पर मध्य प्रदेश के साथी यदि हाजिर हैं तो आपके लिए भी एक विशेष बात है, उस रिपोर्ट को आप जान लीजिए। सर्वे आया है, हाईकोर्ट के 50 और सुप्रीम कोर्ट के 33% से ज्यादा जज कोलिजियम सिस्टम के कारण खास जाति से और पीढ़ी दर पीढ़ी वाले परिवार से जज बने हैं। कोलिजियम सिस्टम ने देश की जुडिशरी को अपना गुलाम बना लिया। कोलिजियम सिस्टम ने देश के न्यायपालिका पर कुठाराघात किया है। कोलिजियम सिस्टम ने इस देश में एक ही जाति का न्यायपालिका में जज बनाया है ज्यादातर। यह रिपोर्ट आया है कि हाई कोर्टों में लगभग 50% और सुप्रीम कोर्ट में 33% और जिला कोर्टों में लगभग 42 से 45% जजेज खास जाति से हैं। प्यारे साथियों, इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें अधिकारों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अभी हाल ही में
आप सबके बीच में जानकारी रख रहा हूं, भोपाल हाईकोर्ट में आज ओबीसी आरक्षण को लेकर पिटीशन पर डेट था, लेकिन सरकार की तरफ से जो वकील, मनुवादी वकील, उस वकील ने मजबूती से अपना पक्ष नहीं रखा और वो चाहता था, शायद वो चाहता था कि ओबीसी को ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया जाए। इसीलिए तो आज भोपाल हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया है। भोपाल हाई कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट और जिला अदालतों में 27% ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया जाएगा। यानी अब ओबीसी आरक्षण जिला और हाई कोर्ट के अदालतों में लागू नहीं होगा। यह सबसे बड़ा कुठाराघात है। यह वही सरकार है जो पूरे देश में 13 पॉइंट रोस्टर लागू किया था मोदी जी ने। उन्हीं की बीजेपी सरकार है मध्य प्रदेश में। किसी भी तरीके ये ओबीसी के पक्ष में काम नहीं कर सकते। इसलिए इस बात को जानना है मेरे प्रिय साथियों, मेरे प्रिय मित्रों, इस बात को हमें आपको जानना है, सवाल करना है, इनसे सवाल करना है। और आज मध्य प्रदेश के भोपाल हाई कोर्ट में जो ओबीसी के खिलाफ ये निर्णय आया है, इससे पूरे देश के ओबीसी के लोग आहत हैं। यह मामला आज भोपाल में हुआ है, कल उत्तर प्रदेश में होगा, यहीं अब परसों देश भर के प्रदेशों में ये भाजपाई लागू करवा देंगे और ओबीसी का आरक्षण धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए इस देश के इन बेईमानों को, ओबीसी के दुश्मनों को सत्ता से पदच्युत करना बहुत जरूरी है। बुलेटिन 8 PM में सरकार से तीखा सवाल करने के लिए मैं रोज रोज रात को 8 बजे आप सबसे सवाल करने, सरकार से सवाल करने, आप सबके पक्ष में आपसे बातचीत करने के लिए फेसबुक लाइव पर आ रहा हूं मेरे भाइयों। उद्देश्य सिर्फ यही है कि घरों में बैठकर कम से कम लाइव पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करिए, अपनी सवाल कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। स्वयं हम लोगों को मिलकर इस लड़ाई को धारदार बनाना होगा, नहीं तो आने वाले समय में ओबीसी की सारे अधिकार ये बेईमान समाप्त करने वाले हैं। दुख इस बात की है कि जैसे ही हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से देश के लिए एक बड़े आंदोलन की शुरुआत किया था इन गद्दारों के खिलाफ, तब तक कोरोना जैसी महामारी ने पैर पसार लिया। नहीं तो आने वाले समय में इस देश के बेईमान गद्दारों को हम लोग सत्ता से उखाड़ फेंकने का निर्णय ले चुके थे। आज अभी कोरोना जैसी महामारी है, कोरोना से लड़ाई प्राथमिकता है, लेकिन उसके बाद तैयार रहना मेरे भाइयों। इस ताली थाली दिया बाती और शंख बजाने वाले इस सरकार को
उखाड़ के फेंकना है और फिर ये जा करके मंदिर में अपनी ताली थाली और शंख बजाने का काम करे। इसको सरकार में नहीं रहना चाहिए। जिस तरह की घटना आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में हुआ है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है कि जिला अदालत और हाई कोर्ट अदालत में, उच्च अदालतों में 27% ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं रहेगा। इससे पूरे देश के ओबीसी के लोगों में बहुत बड़ा आघात हुआ है। इसलिए प्यारे साथियों, मैं आप क्रांतिकारी साथियों से यह अनुरोध करते हुए अपील करता हूं कि अपनी ताकत को मजबूत करिए, अपने ताकत को मजबूत करिए। सोशल मीडिया के माध्यम से, संगठन, जमीनी संगठन के माध्यम से अपने लोगों की व्यवस्था के माध्यम से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। चूंकि देश के जो जिंदगी भर भीख मांगने वाले, मंदिरों में जो पुश्तैनी जिनका आरक्षण है, ये लोग हमारे आपके आरक्षण के खिलाफ सदैव थे, सदैव। ये कल भी हमारे आरक्षण के खिलाफ था, आज भी है और ये बेईमान कल भी रहेंगे। इसलिए इनको नजरअंदाज करते हुए हमें अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए हमें आपको मिलकर अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। प्यारे भाइयों, ओबीसी आरक्षण पर कुठाराघात कभी हाईकोर्ट के माध्यम से, कभी सरकार स्वयं करते आ रही है। इसलिए हमें मजबूती से इस ताकत को पकड़ना पड़ेगा और कोरोना के बाद हमें अपनी आंदोलन को धार देना पड़ेगा। ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी को एक करके हमें अपनी लड़ाई लड़के अपनी व्यवस्था पर कब्जा करना पड़ेगा। प्यारे भाइयों, अगला विषय है आज का कोरोना अपडेट। बहुत ही खतरनाक अपडेट है आज का, बहुत खतरनाक अपडेट। कोरोना लगभग 26,920 लोग अब तक भारत में पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। 24 घंटा में लगभग 2000 के आसपास आज सबसे ज्यादा पूरे भारत में केस पॉजिटिव मिला है। कोरोना अपना पांव पसार रहा बहुत तेजी से। लगभग 2000 केसेज पॉजिटिव मिले हैं और अब तक डेथ की संख्या 830 के लगभग पूरे भारत में कोरोना से मारे जा चुके हैं लोग। कोरोना के काल के गाल में समाने वाले लगभग 830 के लगभग लोग मारे जा चुके हैं और एक दिन में यानी 24 घंटे के अंदर कोरोना से मौत लगभग 50 के आसपास लोगों की हुई है। कोरोना जानबूझकर मोदी लेके आए हैं। सच कहें तो इस देश में जानबूझकर मोदी कोरोना विदेश से लेके आए हैं। इस देश में कोरोना फैलाना सिर्फ उसकी जिम्मेदारी मोदी की है। मोदी ने इस देश में कोरोना फैलाया है। जब कोरोना से लड़ना था 12 फरवरी को प्यारे साथियों, लाइव के दौरान अंधभक्तों द्वारा लगातार रिपोर्ट किया जा रहा है
फेसबुक पेज पर रिपोर्टिंग और स्पैम मारा जा रहा है, जिसके कारण लाइव रुक जा रहा था बीच में। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इस देश में जो कोरोना फैला है, जब 12 फरवरी को राहुल गांधी ने चेताया था, तो उस समय नमस्ते ट्रंप करने में मोदी जी व्यस्त थे। दिल्ली में दंगा भड़का था और मोदी जी और गृह मंत्री अमित भाई शाह, ये दोनों लोग 100 करोड़ से ज्यादा देश का रुपया बर्बाद करके लाखों अहमदाबाद के लोगों को, लाखों लोगों को इकट्ठा करके नमस्ते ट्रंप करवा रहे थे। और आज आप सबको बता दूं, वह मोदी लाखों लोगों को जिसने गुजरात के अहमदाबाद में इकट्ठा किया, उन लाखों लोगों में तमाम लोग संक्रमित हो गए हैं। आज पूरे देश में दिल्ली, मुंबई के साथ अहमदाबाद में भी बहुत खतरनाक स्टेज पर कोरोना पहुंचा है। अहमदाबाद के कमिश्नर का वक्तव्य है कि हो सकता है कि गुजरात के अहमदाबाद में जो लगभग 12 लाख लोगों की आबादी है, वहां पर तकरीबन 8 लाख लोग संक्रमित हो सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अहमदाबाद के कमिश्नर का बयान है टाइम्स ऑफ इंडिया में। मेरे मित्रों, नमस्ते ट्रंप करने में मोदी जी ने, जब WHO और देश के कोने कोने से, दुनिया के कोने कोने के लोग भारत को सलाह दे रहे थे, उस समय मोदी जी नजरअंदाज कर रहे थे और नमस्ते ट्रंप करने में लाखों लोगों को एकजुट कर दिया था, भीड़ बढ़ाया था मोदी जी आपने। आज मुझे चिंता है कि देश के साथ अहमदाबाद, वह गुजरात जो आपकी कर्म भूमि रही है, प्रधानमंत्री जी, जिन लोगों ने आपको गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ साथ देश का ताकतवर प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश किया, आज उन लोगों को आपने कोरोना जैसी महामारी में धकेल देने का काम किया है मोदी जी। आपने धकेल देने का काम किया है मोदी जी। और तो और कोरोना की ऐसी हालत हो गई है, आपके अहमदाबाद में आप इलाज नहीं करवा पा रहे लोगों का। लोग सड़कों पर, कोरोना पॉजिटिव लोग मरने को विवश है। एक वीडियो है 2 मिनट का, मेरे प्यारे साथियों, मैं वो वीडियो अहमदाबाद के लोगों का है, वो वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि किस तरह से अहमदाबाद के लोग गुहार लगा रहे हैं। किस तरीके से अहमदाबाद के लोग गुहार लगा रहे हैं। प्यारे साथियों, आज जो हालात है इसी में है, उससे उसमें वीडियोस है। चलते थे।
थोड़ी सी कनेक्शन में प्रॉब्लम। प्रिय साथियों, मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाह रहा था कि आज अहमदाबाद की हालत क्या है। अहमदाबाद के लोग इलाज के लिए तड़प रहे हैं। मोदी जी का कर्मस्थली, जिन लोगों ने मोदी जी को यहां तक पहुंचाया, उनका इलाज मोदी जी नहीं करवा पा रहे हैं, तो देश का कैसे करवाएंगे। ये देखिए, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं। डिटेक्ट हुए यहाँ हम 3 बजे से सिविल हॉस्पिटल के नीचे हैं, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है सर। ऑलरेडी वी आर इल एंड नो वन आर रेस्पॉन्ड, कोई हमें रेस्पॉन्स। हेलो, मारू नाम सोनू नागर छे। 2 दिन पहले हमारा चेक हुआ था और हम 25 लोग पॉजिटिव डिटेक्ट हुए। यहाँ हम 3 बजे से सिविल हॉस्पिटल के नीचे हैं, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है सर। ऑलरेडी वी आर इल एंड नो वन आर रेस्पॉन्ड, कोई हमें रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है। प्लीज, यहाँ हम 25 मेंबर्स है। खाने पीने भी हम लोग यहाँ पे खाने पीने बिना पीपल आर स्टैंडिंग ओवर हियर। केस निकालने वाला सिर्फ एक ही बंदा है, वो भी इतनी बदतमीजी से बात करता है सबसे। वो बोलता है कि लाइन में खड़े रहो, बार बार बोलता है लाइन में खड़े रहो। 50 आदमी की जगह पर वो एक ही इंसान काम कर रहा है। यहाँ पे इतने सारे केसेस आ रहे हैं सर, और दर्ज करने वाला सिर्फ एक ही बंदा है। यहाँ पे बूढ़े बच्चे सब लोग हैं और यहाँ पे कोई रेस्पॉन्स ठीक से नहीं दे रहा है और साथ में बदतमीजी से बात कर रहा है। सुबह के सब हो गए, कोई खाया नहीं। सर, हम लोगों को सुबह मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग बताया गया था कि पॉजिटिव है सर। उसके टेंशन की वजह से किसी ने खाना और पीना कुछ नहीं किया और हमें 3 बजे से यहाँ खड़ा रखा है और हम यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल के नीचे खड़े हैं सर। तो ये बताने के लिए हम यहाँ पे वीडियो ले रहे हैं। और हम आप क्या करें, हमारा कोई करो। सो प्लीज गवर्नमेंट, हम चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट तक वीडियो जाए और हमें जल्द से जल्द ट्रीटमेंट मिले प्लीज। 25 जना एंड वी आर 25। तो देखा आप लोगों ने। सर, वी आर 25। एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि ये वीडियो ध्यान से देखें। नाम सोनू नागर छे। 2 दिन पहले हमारा चेक हुआ था और हम 25 लोग पॉजिटिव डिटेक्ट हुए। यहाँ हम 3 बजे से सिविल हॉस्पिटल के नीचे हैं, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है सर। ऑलरेडी वी आर इल एंड नो वन आर रेस्पॉन्ड, कोई हमें रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है। प्लीज, यहाँ हम 25 मेंबर्स है। खाने पीने भी हम लोग यहाँ पे खाने पीने बिना पीपल आर स्टैंडिंग ओवर हियर। केस निकालने वाला सिर्फ एक ही बंदा है, वो भी इतनी बदतमीजी से बात करता है सबसे। वो बोलता है कि लाइन में खड़े रहो, बार बार बोलता है लाइन में खड़े रहो। 50 आदमी की जगह पर वो एक ही इंसान काम कर रहा है। यहाँ पे इतने सारे केसेस आ रहे हैं सर, और दर्ज करने वाला सिर्फ एक ही बंदा है। यहाँ पे बूढ़े बच्चे सब लोग हैं और यहाँ पे कोई रेस्पॉन्स ठीक से नहीं दे रहा है और साथ में बदतमीजी से बात कर रहा है। सुबह के सब हो गए, कोई खाया नहीं। सर, हम लोगों को सुबह मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग बताया गया था कि पॉजिटिव है सर। उसके टेंशन की वजह से किसी ने खाना और पीना कुछ नहीं किया और हमें 3 बजे से यहाँ खड़ा रखा है और हम यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल के नीचे खड़े हैं सर। तो ये बताने के लिए हम यहाँ पे वीडियो ले रहे हैं। और हम आप क्या करें, हमारा कोई करो। सो प्लीज गवर्नमेंट, हम चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट तक वीडियो जाए और हमें जल्द से जल्द ट्रीटमेंट मिले प्लीज। 25 जना एंड वी आर 25। सर, वी आर 25 पॉजिटिव केस है सर। तो देखा आप लोगों ने किस कदर अहमदाबाद में भी मचा है गदर। यह वही अहमदाबाद है जिस अहमदाबाद में मोदी जी, यह वही अहमदाबाद, यह वही गुजरात है जिस गुजरात मॉडल को मोदी जी ने कहकर के पूरे देश में सत्ता। आज अहमदाबाद, इस वीडियो में आपने देखा कि 25 लोग पॉजिटिव हैं, वो सड़क पे घूम रहे हैं कोरोना पॉजिटिव और उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। आखिर मोदी जी ये इस तरह की
गलतियां आपके गुजरात वाले में, अहमदाबाद में है, उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। इसी के साथ मैं अपने देश भर के लाइव अटेंड कर रहे देश भर के प्यारे साथियों, काफी देर से आप सब लाइव पर हैं। आप प्यारे साथियों को दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हुए मैं आप सबका बार बार आभार व्यक्त करता हूं कि सजग रहिए, बने रहिए, रोज अटेंड रहिए। रात 8 बजे सरकार से तीखा सवाल करने के लिए हम आप सबके बीच फेसबुक लाइव पर बुलेटिन 8 PM पर सरकार से तीखा सवाल करने के लिए हाजिर रहेंगे। कल मिलेंगे फिर बुलेटिन 8 PM पर सरकार से तीखा सवाल। आप सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय सरदार, जय संविधान, जय भीम प्यारे साथियों।